सुपर सेंचुरी एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर सुपर सेंचुरी एकेडमी की ओर से मैं डॉक्टर मनोज यादव संपूर्ण भारतवासियों को, जो कि भारत में या संपूर्ण विश्व में कहीं पर भी विद्यमान है, इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं देता हूं कि सभी लोग जो है इसी तरीके से स्वतंत्र बने रहें, वैचारिक रूप से और शारीरिक रूप से। हम बात कर रहे थे पेट को लेकर के। स्वतंत्रता के इस अवसर पर हमने पेट का जो कोर्स है वो फ्री लॉन्च किया है विद्यार्थियों के लिए, तो उसी में हम बात करने वाले हैं। पेट 2023 को लेकर के जो पाठ्यक्रम है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की या यूपी पीसीएस की या यूपी पुलिस के आप एग्जाम दें या यूपी पीसीएल के या उत्तर प्रदेश में जितने भी जो आयोग हैं जो परीक्षाएं कराने वाले हैं, वो अपना एक नपातुला सिलेबस देते हैं और उस सिलेबस के अनुसार ही वो प्रश्न पूछते हैं। क्योंकि मेरा कार्य या उत्तरदायित्व तो है आपको सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी पढ़ाने का, तो मुझे लगता है कि आपको पढ़ाने से पहले हम ये जरूर जो है सुनिश्चित कर लें कि सामान्य अध्ययन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता चलूं कि सामान्य अध्ययन एक ऐसा अथाह सागर है जिसमें अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको कई बार ये भी अच्छा लगेगा, कई बार ये भी अच्छा लगेगा, कई बार आप यूट्यूब की दुनिया में डूबना चाहेंगे तो आपको लगेगा अरे ये भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप किसी के साथ भी पढ़ें, लेकिन निरंतरता के साथ पढ़ें और एक समय जो सीमा है उसके साथ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। तो वो तब हो पाएगा जब आप जानने की कोशिश करेंगे कि इसका जो पाठ्यक्रम है, इसकी जो समय अवधि है या इसके जो प्रश्न हैं वो कितने आते हैं या इसके जो पूर्णांक है वो कितना होता है। तो अगर हम प्रश्नों की बात करते हैं तो इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगर हम इसकी समय अवधि की बात करें तो 2 घंटा। तो 2 घंटे का जो अर्थ है वो अर्थ हो गया कि 120 मिनट। मतलब आप क्या कह सकते हैं कि आपके पास प्रश्न केवल और केवल 100 हैं, लेकिन आपके पास समय अवधि कितनी है? ज्यादा है। मतलब आपको 100 प्रश्न कितने समय में करने हैं? 120 मिनट में करने हैं। तो आप क्या पाएंगे कि ये जो 20 मिनट है ये आपको अतिरिक्त दी जा रही हैं। कहीं ना कहीं आपको इसमें एक सुविधा होगी कि आप परीक्षा को आसानी के साथ कर पाएंगे। और कि ये जो परीक्षा है, जो पेट की जो परीक्षा है या जो यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षा है, वो सभी विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन आयोजित की जाती हैं। क्योंकि कई बार ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर जो सीबीटी बेस्ड एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, उनमें प्रश्नों को ऊपर नीचे करने में या स्क्रॉल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है और उनको नहीं पता लग पाता। क्योंकि कई बार विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार प्रश्नों को हल करता है। किसी को हिंदी बहुत अच्छे से आ रही होती है तो वो वहां से प्रश्नों को हल करता है। किसी को अंगणित आ रहा होता है तो वो अंगणित को वहां से हल करना शुरू करता है। अब हमको क्या देखना है कि इसका जो पूर्णांक है वह भी कितना है? 100 ही है जो है। तो इसका जो पूर्णांक 100 है। और अगर हम इसके विषयों को लेकर के बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री में इन्होंने इसकी सीमाओं को बांध दिया है, उतना ही पूछा जाएगा आपसे। जैसे सबसे पहला टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। जबकि अगर हम भारतीय इतिहास को बात करें तो भारत का प्राचीन इतिहास जब आरंभ होता है तो वहाँ पर
पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल से आरंभ होता है। फिर उसमें जो है उसका विभाजन किया जाता है और विभाजन करने के बाद आपकी जो हड़प्पा सभ्यता है उसके बारे में चर्चा की जाती है। तो उन्होंने सीधे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रश्नों को उठाने के लिए उसकी सीमा को बांधा है। दूसरा जो है वो वैदिक संस्कृति है और तीसरा टॉपिक आपका बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध जिनकी जीवनी एवं शिक्षाएं। तो और चौथा टॉपिक है जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं। तो इसको हम जो कैसे पढ़ने वाले हैं कि एक तरफ बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे तो एक तरफ जैन धर्म को पढ़ेंगे, एक तरफ हम बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, एक तरफ हम जैन धर्म को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ताकि हमें समझ आए कि इनमें क्या क्या अंतर हैं। और कंपैरेटिव स्टडी जब अगर हम करते हैं तो बहुत आसानी के साथ आप उसको याद रख पाते हैं। वहीं आगे जो टॉपिक है वो मौर्य वंश सम्राट अशोक को लेकर, और गुप्त वंश में उन्होंने समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय से ही प्रश्नों की बात की है। हर्षवर्धन जो कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक रहा, उसके भाई ने जो है और उसके पिता ने स्थापना की, कालांतर में उसने शासन किया है। राजपूत काल, सल्तनत काल और आपका मुगल काल आता है। अगर हम आगे बात करें तो मराठा और ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे आप 1857 की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। वहीं ब्रिटिश राज का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव, लेकिन ये सभी जो है आपके उसमें केवल 5 अंक का आएगा और एक प्रश्न 1 अंक का होता है, तो 5 ही प्रश्न आपसे किए जाएंगे। इसको 2 हिस्सों में तोड़ा गया है। एक अगला जो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष की जब अगर हम बात करें तो 1857 की क्रांति जब हो जाती है तो 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में जो परिवर्तन आए, जो व्यक्तित्व शामिल हुए, उनसे संबंधित प्रश्न किए जाते हैं कि स्वदेशी आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके बारे में प्रश्न किए जा रहे हैं। क्रांतिकारी आंदोलन है तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। तो क्रांतिकारी जो आंदोलन है उनके बारे में भारत में जितने भी क्रांतिकारी संगठन हैं, जितने भी क्रांतिकारी लोग हुए हैं, उनके से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। इसी के साथ जो भी विधायी संशोधन हुए या ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, तो इससे पहले जो भी संशोधन होकर के आए उनके बारे में और ब्रिटिश इंडिया एक्ट के बारे में आपसे प्रश्न किए जाएंगे। महत्वपूर्ण आंदोलन हैं जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भारतीय इतिहास है उसकी सीमा को बांधा गया है। भारतीय इतिहास को 2 हिस्सों में तोड़ करके 5 प्रश्न और आपके 5 प्रश्न कर दिए गए हैं। और इन प्रश्नों को जो है प्राचीन और मध्यकाल को मिला करके, और ये वाले प्रश्न जो है पूर्णतः राष्ट्रीय आंदोलन से या जिसे आप कहें आधुनिक भारतीय इतिहास से किए जाएंगे। लेकिन 5 प्रश्न किन क्षेत्रों से किए जाएंगे, उन क्षेत्रों का जो है सिलेबस बनाने वाले जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं आयोग के, उन्होंने बिल्कुल स्पष्टता के साथ उसको सूचित किया है। हम बात करें तीसरे टॉपिक
जिसका नाम है भूगोल। तो इसमें भारत एवं विश्व का जो भौतिक भूगोल है उसके बारे में कि कौन सा महाद्वीप, कौन सी नदी, कौन सा महासागर, कौन सा पर्वत कहाँ स्थित है, जो सामान्य भूगोल की बात की जाती है पैट में, बहुत जो है कठिन प्रश्न नहीं आते, सामान्यतः जो है परिचय आपसे पूछा जाएगा। वहीं अगर हम बात करें नदियाँ और नदियों की घाटियाँ, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ और हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेष रूप से किसके बारे में, भारत के बारे में। लेकिन इसके साथ ही कई बार खनिज संसाधन विश्व के भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे विश्व में लोहे का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है। तो जो भी आप में से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उत्तर देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी टॉपिक तो आपको समय रहते पढ़ाएंगे ही। अगर बात करें आगे कि भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, ठीक है, और जलवायु तथा मौसम और टाइम जोन। टाइम जोन में 3 तरीके से प्रश्न किए जाएंगे। एक, विश्व कितने समय में या कितने टाइम जोन में है, और दूसरा, विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन कहाँ है, विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन कहाँ है। और अगला जो प्रश्न किया जाएगा वो भारत से संबंधित, कि भारत में कितने टाइम जोन है और भारत में कौन सा टाइम जोन किस देशांतर से इंगित किया जाता है या मापा जाता है। अगर हम बात करें अगले टॉपिक की तो वो है जनसंख्या की परिवर्तन तथा प्रवास। जैसे कि अभी हम सब जान रहे हैं कि हम जनसंख्या के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर पहुंच गए हैं, और हमारे बाद अब चीन का स्थान आने लगा है, जो कि पहले प्रथम स्थान पर हुआ करता था। ठीक है, तो उससे भी आपसे प्रश्न किए जाएंगे। अगर बात करें हम अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था से लेकर, जो कि 1947 से 1951 तक पूछा जाएगा। क्या, योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, जैसे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में क्या क्या हुआ, प्रमुख जो हरित क्रांति हुई, दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, लेकिन हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो जो अन्य क्रांतियां हैं कई बार उनसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उनको भी हम पढ़ेंगे। 1991 में आर्थिक सुधार जो हुए उसके बाद की अर्थव्यवस्था क्या आया, तो यहाँ पर जो सुधार किए गए वो एलपीजी के रूप में आपको दिखाई देंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रूप में। तो उनके पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आए, तो उन सभी के चर्चा परिचर्चा होगी आपके साथ। और वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, जैसे कृषि क्षेत्र में ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और आपका जीएसटी। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि 2014 के बाद भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ। तब जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो जो दल सत्ता में आया उसने बहुत सारे भारत में विकासात्मक या जो अलग अलग क्षेत्रों में योजनाएं चला करके लोगों के जीवन को अपलिफ्ट करने का प्रयास किया। तो उससे संबंधित ढेर सारी योजनाएं चलाई गई हैं। उन योजनाओं से या उनके जो मूलभूत प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न किए जाएंगे आपके साथ। अगर हम बात करें भारतीय संविधान को लेकर के, तो पहली बात, इससे 5 प्रश्न आने वाले हैं केवल। और जो 5 प्रश्न आने वाले हैं भारतीय संविधान के, वो किन किन उससे आएंगे। तो पहला प्रश्न आएगा आपका कोई, भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या हैं। वहीं अगला प्रश्न, जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली में हमको जो है संसद और विधानमंडल एक साथ कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, जो कि यूट्यूब के इतिहास में पहली बार आप इस तरीके का प्रयोग देखेंगे। तो वो आपके लिए एक समझ विकसित करेगा कि किस प्रकार संसद को याद करते हुए हम विधानमंडल को याद कर सकते हैं।
वहीं संघीय प्रणाली है, संघ है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र राज्य के संबंध है। और न्यायिक ढांचे में अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की ये बात करता है कि इस सेक्शन से हम आपसे प्रश्न करेंगे। जिला प्रशासन से करेगा स्थानीय निकाय और पंचायती राज। स्थानीय निकाय हमारे यहाँ दो प्रकार का है, नगर निगम है और पंचायती राज है। हालांकि जो स्थानीय शासन दिखाई देता है वो हमको 8 प्रकार का दिखाई देगा। कई बार कैंट एरिया होते हैं, टाउनशिप एरिया होते हैं, या फिर जो है बंदरगाह एरिया होते हैं, कोई विशेष इकोनॉमिकल जोन विकसित किया जाता है, तो उसको हम आगे चर्चा पर चर्चा करेंगे। अब जो अगला जो प्रश्न रहेगा केवल 5 नंबर के प्रश्न रहेंगे, भौतिक विज्ञान से, प्रारंभिक रसायन विज्ञान से और जीव विज्ञान से। तो इसमें हमको जो है कोई MBBS करने की आवश्यकता नहीं है कि हम विज्ञान को इतना ज़्यादा गहराई में पढ़ते चले जाएं। कि सामान्य विज्ञान उन्होंने बात कही, जनरल साइंस की बात की है कि और हम जो है उसमें प्रकांड विद्वान उसी में PhD करने लग जाएं, जबकि प्रश्न कितने आने हैं, केवल 5 आने हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है कि कई बार कुछ विद्यार्थी इतनी गहराई में पढ़ते हुए चले जाते हैं कि वो उनको पता ही नहीं लगता कि यहाँ पर जो प्रश्न का स्तर है वो सामान्य है, सामान्य। ठीक है ना, लेकिन हम सिलेबस की सीमा को लांघ करके आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हमको जो कठिनाई आती है वह यही आती है कि हम समय पर रहते हुए सिलेबस ही पूरा नहीं कर पाते, तो हम परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित ही नहीं कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, जब हम देखें कि हमको पैट में एक अच्छे अंक कैसे आ सकते हैं, तो जहाँ 50 प्रश्न आने हैं GS के, वहाँ पर 10 प्रश्न और 10 आपके भारत एवं विश्व के करंट अफेयर से आएंगे और वहीं 10 प्रश्न जो है आपके जनरल अवेयरनेस से आएंगे। जैसे भारत और उसके पड़ोसियों के देश, कौन किस देश की क्या राजधानी है, वहाँ से हमारा क्या ट्रेड चल रहा है, क्या हमारा कोई सीमा विवाद है, क्या हमारा अभी वहाँ पर कोई आवागमन हुआ है, उस तरीके से। इसी तरीके से जैसे देश, राजधानी और मुद्रा से प्रश्न पूछ लिया जाता है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद से। वहीं जैसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, विश्व के संगठन और उनके मुख्यालय हैं, भारतीय पर्यटन स्थल हैं, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल और भारतीय अनुसंधान एवं संगठन हैं, जैसे प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। यहाँ से प्रश्न जो है 10 प्रश्न यहाँ से रहेंगे, 10 प्रश्न यहाँ से रहेंगे। तो आप देखेंगे कि इतिहास से 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर से हैं और 10 प्रश्न आपके जनरल अवेयरनेस से हैं। वहीं आपके 5 प्रश्न विज्ञान से, 5 प्रश्न आपके जो है भूगोल से और 5 प्रश्न आपके जो है संविधान से रहेंगे और 5 प्रश्न आपके जो है अर्थव्यवस्था से रहेंगे। तो ये आपका भूगोल हो गया, ये आपका संविधान और ये आपका विज्ञान और ये आपका अर्थव्यवस्था। मैं आपको प्यारे प्यारे बच्चों ये बताता चलूं कि ये जो टॉपिक हैं ये बिहारी जी के दोहे की तरह हैं कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करत गंभीर। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन इनका जो पूर्णांक है वो 10 है। इसी तरीके से जो आपका करंट अफेयर्स है उसका पूर्णांक जो है आपका 10 है। और आप बात करें इतिहास की तो उसको 2 सेगमेंट में तोड़ करके उसके 10 प्रश्नों की बात कर दी गई है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, हमको जब तैयारी करनी है तो इन सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए हमको तैयारी करनी है। और मैं आपको बताता चलूं
के बहुत छोटे छोटे सेगमेंट के साथ मैं आपको पढ़ाता चलूँगा। अभी मैं आपको एक सामान्य परिचय दे रहा हूँ किस चीज़ का, कि हमको आखिर पढ़ना क्या है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का सबसे अच्छा नियम ये लगा कि वह अपना एक निश्चित सिलेबस है और उस निश्चित सिलेबस के साथ ही आपसे प्रश्न पूछते हैं। अगर आप बात करेंगे 2021 का जो पैट आया, और अगर आप बात करेंगे 2022 का जो पैट आया, तो प्रश्नों को इस समय सीमा के साथ बांध करके रखा गया। आप प्रश्नों को देखेंगे तो प्रश्न इस सिलेबस से इतर नहीं थे। तो हमको अगर पैट में अच्छा गुणांक करना है, हमको अगर 80 प्लस गुणांक करना है, तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि जो जीएस का 50 वाला सेगमेंट है उसमें हमको 40 प्लस नंबर लाने होंगे, तब हमारा एक अच्छा स्कोर बन पाएगा। प्यारे बच्चों, मेरा एक और उत्तरदायित्व है कि आपको मैं हिंदी पढ़ाऊं, ठीक है ना। तो हिंदी जो है विषय, वह 5 अंक का जो है सामान्य हिंदी आएगा। तो सामान्य हिंदी में क्या क्या टॉपिक आएंगे उसको समझ लेते हैं। जैसे संधि है, विलोम है, पर्यायवाची है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लिंग है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और सामान्य अशुद्धियाँ, और एक लेखक एवं रचनाएं, गद्य या पद्य। तो मैं आपको बताता चलूं कि संधि से एक प्रश्न आता ही आता है, और वहीं एक प्रश्न जो है लेखक एवं रचनाओं से आता है। अब बात बचती है 3 प्रश्नों की। तो 3 प्रश्न आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिकों से 3 प्रश्न अगर बचेंगे तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं उनको 4 टॉपिक छोड़ने होंगे, क्योंकि इतने टॉपिक हो जाते हैं कि हिंदी में कि 5 प्रश्न बनाना बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है। तो इसलिए वहाँ पर जो परीक्षा बनाने वाला, जो प्रश्न पत्र बनाने वाले लोग हैं, वह हिंदी को इस तरीके से संतुलित करके रखते हैं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से, साधारण पृष्ठभूमि से आया हुआ विद्यार्थी भी अपने अंक अर्जित कर ले। और इसी के साथ आपके लिए एक अच्छी चीज़ ये हो जाती है कि जहाँ 5 अंक सामान्य हिंदी के हैं, वहीं अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण जब आप करेंगे तो 2 गद्यांश आएंगे, 10 नंबर के गद्यांश होंगे। तो टोटल अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी 15 अंक की आ रही है, ठीक है ना। और हिंदी में आप सामान्यतः बहुत अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। तो जीएस और हिंदी, ये 2 सेगमेंट पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और मैं आपको आज इस सिलेबस की चर्चा से आरंभ करके निरंतरता में जो है आपके साथ जुड़ता चलूँगा, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई कठिनाई का अनुभव ना हो और आप पैट में एक अच्छा स्कोर अर्जित कर सकें, 80 प्लस स्कोर अर्जित कर सकें, ताकि आप यूपी ट्रिपल एससी की जो भी मुख्य परीक्षाएं आएंगी, आप उन परीक्षाओं को बहुत साधारण से दे सकें और इसी के साथ आप नौकरी अर्जित कर सकें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जितनी भी वीडियो हैं आने वाली वो सभी मिलती रहें। धन्यवाद।